हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। Terrorist attack on a military vehicle. Major terror attack. ये आतंकवादी हमला आतंकी हमले में घायल हुए एक और पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवा दी। 23 नवंबर 2023 को राजौरी में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 सेना अधिकारी भी शामिल थे। इसी तरह 13 से 19 सितंबर तक अनंतनाग जिले में आतंकवादी हमले हुए। इससे पहले 4 अगस्त को कुलगाम जिले के आतंकवादी हमलों में 3 सैनिकों की जान चली गई। 20 अप्रैल को पुंछ जिले में जंगल में छिपे आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। अगर सिर्फ इस साल के आंकड़े देखें तो 5 बड़े आतंकवादी हमलों में 14 सेना के जवान शहीद हुए। इन हमलों से पता चलता है कि कश्मीर में आतंकवाद का एक नया चरण शुरू हो रहा है। 2019 के बाद सेना की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई ने कश्मीर में आतंकवाद को लगभग घुटने पर ला दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2023 में एक नए पैटर्न के साथ आतंक फिर से उभर रहा है। आज रक्षा गलियारों में ये बात चल रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं। आज इस वीडियो में हम न सिर्फ ये समझेंगे कि कश्मीर में आतंकवाद फिर से डेवलप हो रहा है, बल्कि ये भी जानेंगे कि उनके हमले का नया पैटर्न क्या है। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों भारतीय सेना को अपने काउंटर टेररिज्म प्लान्स में बदलाव करना चाहिए। ये वीडियो यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा विषय के लिए महत्वपूर्ण है। – 2019 के बाद कश्मीर में एक तरफ जहां पुराने आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट काफी काम आया, उसी दौर में कश्मीर में आतंक का एक नया चेहरा भी सामने आने लगा। 2019 के बाद की आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों को टारगेट किया जाने लगा। 21 जुलाई 2022 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में 118 नागरिकों को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया। नागरिक हमलों में ज्यादातर गैर कश्मीरी प्रवासी श्रमिक, कश्मीरी पंडित और हिंदू लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये पूरा काम हाइब्रिड उग्रवादियों की मदद से किया जा रहा था। दरअसल कश्मीर में सक्रिय सभी पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी संगठन 2019 के बाद से लगातार कमजोर होने लगे थे और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कश्मीर में उग्रवाद संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए नए हाइब्रिड आतंकवाद को बड़े आतंकवादी संगठनों ने समर्थन देना शुरू किया। हम समझते हैं कि आखिर ये हाइब्रिड आतंकवाद है क्या। हाइब्रिड आतंकवादी सामान्य आतंकवादियों से अलग होते हैं। ये सामान्य जीवन जीते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना और इनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये ज्यादातर आम लोग के बीच में रहते हैं। हाइब्रिड आतंकवादियों में एक और चीज कॉमन होती है, इनका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं होता। इस वजह से सुरक्षा बलों को इन पर शक भी नहीं होता। ऐसे हाइब्रिड आतंकवादियों को तैयार करने के लिए कोई लंबी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उन्हें आतंकवाद से संबंधित क्रैश कोर्स करवाया जाता है, जिसमें उन्हें बेसिक हथियार यानी बंदूकें चलाना सिखा दिया जाता है। ऐसे आतंकवादी न तो किसी समूह के सदस्य होते हैं, न ही वो समूह के नेता और बाकी आतंकवादियों को पहचानते हैं। ऐसे में अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है तो उनके जरिए आतंकी सरगना तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो भारत के लिए कम वफादार हों और थोड़े से पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकें। यानी पहले जो आतंकवादी ब्रेन वॉश के जरिए तैयार किए जाते थे, अब उसकी जगह पैसे का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसे हाइब्रिड आतंकवादियों को छोटे हथियार जैसे पिस्तौल, कट्टा आदि मुहैया करवाए जाते हैं। हमले के दौरान ये लोग 1-2 की संख्या में हमले को अंजाम देते हैं। पहले आतंकी घटनाओं के जो वीडियो सामने आते थे, उनमें 3-4 आतंकी शामिल होते थे और वो AK-47 जैसे बड़े और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते थे। आज हाइब्रिड आतंकवाद की वजह से होने वाले आतंकवादी हमले में 1-2 लोग छोटे हथियारों के साथ दिखते हैं और हमले के बाद आम लोगों के बीच ही गायब हो जाते हैं। आतंकवाद का ये नया चरण क्यों सामने आया, तो इसका कारण सेना के आतंकवाद विरोधी प्लान को ही माना जा रहा है। कश्मीर में सेना के सख्त एक्शन की वजह से आतंक को बड़ा झटका तो लगा, साथ ही जमीनी स्तर पर सेना अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य पारंपरिक मिलिटेंसी की ट्रेनिंग लेने के लिए
पीओके जाता है या फिर किसी भी संगठन के साथ उसके संबंध का पता चलता है तो सेना को इसके बारे में बहुत आसानी से पता चल जाता है। इसी वजह से फुल टाइम मिलिटेंसी की जगह हाइब्रिड मिलिटेंसी ने ले ली है, जिसमें आतंकवादी पार्ट टाइम या फ्रीलांस काम करते हैं। 20 से 2022 तक कश्मीर में करीब 750 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया, जिनमें से 83% कश्मीरी युवा थे। लेकिन ये डेटा 2023 के मामले में थोड़ा अलग है। इस साल सितंबर तक करीब 46 आतंकवादी मारे गए और उनमें से 37 पाकिस्तानी थे और सिर्फ 9 कश्मीरी थे। ये आंकड़ा देखकर लग रहा है कि कश्मीर के जवान अब आतंकवाद को छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये डेटा बताता है कि आतंकवादी हमलों में शामिल कश्मीरी युवाओं को पकड़ना अब मुश्किल हो गया है, जिसके पीछे हाइब्रिड आतंकवाद बहुत हद तक जिम्मेदार है। दरअसल हाइब्रिड आतंकवाद के हमले का स्तर बहुत बड़ा नहीं होता और ऐसे हमले ज्यादातर रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में बड़े पैमाने पर पारंपरिक आतंकवाद का भी नया फेज दिख रहा है, जिसमें एक खास तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। कश्मीर में आतंकी हमलों का नया पैटर्न। ये नया पैटर्न रिहायशी इलाकों से दूर दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में देखने को मिल रहा है, जहां आतंकवादी डायरेक्ट सेना को अपना लक्ष्य बनाकर उन पर हमले कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवादी हमले के मामले में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसने सेना को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पीर पंजाल की पहाड़ियां कुछ दशक पहले भी कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार थीं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली है। इस इलाके का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यह साल 1947 में भारत और पाकिस्तान की पहली जंग का साक्षी रहा है। पीर पंजाल क्षेत्र का एक और बड़ा महत्व माना जाता है, जो भी इन पहाड़ियों पर नियंत्रण रखता है उसकी पहुंच पूरी कश्मीर घाटी तक होती है। इसीलिए सीमा पार से पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। पीर पंजाल पर्वतमाला की भौगोलिक स्थिति अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरह है। इनमें आतंकियों को छिपने की जगह मिलती है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगल भी आपस में जुड़े हैं, जिससे आतंकवादियों को मदद मिलती है। इसी वजह से 90 के दशक के बाद एक बार फिर इस क्षेत्र में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फैल गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस क्षेत्र में आतंकवाद वापस आया कैसे, क्योंकि साल 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश के जरिए इस क्षेत्र को आतंकवादी समूहों से मुक्त करवा दिया गया था। इस सवाल का जवाब भी हाइब्रिड आतंकवाद ही है। दरअसल टारगेट किलिंग और छोटे मोटे आतंकवादी हमलों में सुरक्षा बलों को व्यस्त करके आतंकवादी समूहों ने खुद को कश्मीर के रिहायशी इलाके और सुरक्षा बलों से दूर करके पीर पंजाल के जंगलों में शिफ्ट कर लिया, जिससे वो वैली में फिर से 90 के दशक का आतंकवाद वापस ला सके। 2020 के बाद हुए बड़े आतंकवादी हमलों में जो पैटर्न देखने को मिला है, उसमें आतंकवादी पहले सुरक्षा बलों पर सीधा हमला करते हैं। इस हमले को काउंटर करने के लिए सेना जब इनका पीछा करती है तो बड़े शातिर ढंग से ये आतंकवादी जवानों को पाकिस्तान से लगे हुए घने जंगलों वाले इलाकों में ले जाते हैं। इस दौरान वो सारे आतंकवादी बिखर जाते हैं। इसके बाद जब सेना के जवान घने जंगल में एक तरह से फंस जाते हैं, तब ये सारे आतंकवादी फिर से एक साथ आकर सेना के जवानों पर गुरिल्ला हमला करते हैं। अचानक से होने वाले इस हमले के लिए सेना के जवान तैयार नहीं रहते और इसका फायदा आतंकवादियों को होता है, क्योंकि वे कई महीनों से इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में छुप कर रहते हैं और इस तरह के हमले की योजना बनाते हैं। इसलिए ये अचानक हमला करके सेना को संभलने का मौका ही नहीं देते और सीमित समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस पैटर्न की खास बात यह भी है कि आतंकवादी छोटे सेना समूहों को ही निशाना बनाते हैं, जिससे इनके ऊपर भी खतरा कम रहता है और इन्हें कवर देने के लिए पर्याप्त पर्सनल्स नहीं होते। ऑब्जर्वर्स की माने तो इस क्षेत्र में जो सक्रिय आतंकवादी हैं वो काफी टेक सेवी हैं, साथ ही इनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट भी ज्यादा आधुनिक हैं, जिन्हें इसी आधार पर तैयार किया गया है कि वो सेना की आतंकवाद विरोधी योजना को मात दे सके। इसके साथ ही पीओके से सीमा साझा होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान से पर्याप्त समर्थन मिलता रहता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पहाड़ों में सक्रिय आतंकवादियों तक हथियार, गोला बारूद, नकदी और यहां तक कि भोजन भी ड्रोन की मदद से पहुंचाया जाता है, जहां से सप्लाई को हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही पीओके में बैठे हुए इनके हैंडलर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आतंकवादी सीधे लोकल्स के संपर्क में न आए। इसीलिए ये आतंकवादी इन्हीं पहाड़ों में तब तक छिपे रहते हैं जब तक स्थानीय लोगों का सपोर्ट लेना इनकी मजबूरी न बन जाए, जो आमतौर पर बहुत कम होता है। इसी वजह से सेना के स्थायी जनता में जो पैठ है वो भी आतंकवादियों को ट्रैक करने में काम नहीं आती। आतंकवाद के इस नए चरण ने कश्मीर में नए आतंकवाद विरोधी प्लान की मांग बढ़ा दी है।
बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों के साथ ही सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी नए काउंटर टेररिज्म प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद को मिटाने में नई योजना कैसे मदद कर सकती है। सबसे पहले तो हमने समझा कि कश्मीर का आतंकवाद विरोधी प्लान कुछ सालों से स्टैटिक मोड पर काम कर रहा था। साथ ही ये कश्मीर के रिहायशी इलाकों में ज्यादा फोकस्ड है, जिसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल में आतंकवाद के नए दौर ने जन्म ले लिया। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना जो भी प्लान बनाती है वो पूरे केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ सैनिटाइज करे और ये प्लान स्टैटिक के बजाय डायनेमिक फॉर्म में हो, जिससे इसे लोकेशन और जरूरत के हिसाब से परफॉर्म किया जा सके। पीर पंजाल से लगे एलओसी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी एक ही जातीयता और भाषा साझा करते हैं, इसलिए सेना को उन्हें पहचानने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में जरूरी है कि सेना इस क्षेत्र की स्थानीय आबादी के बीच अपनी पहुंच को ज्यादा मजबूत करे, उनकी जातीयता और उनकी भाषा को समझने की कोशिश करे, जिससे किसी भी तरह के एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों का पता लगाना और उनके हमले का जवाब देना आसान हो पाए। इसके अलावा कश्मीर घाटी में भारतीय सेना की लगातार सफलता के पीछे घाटी का समतल भूभाग, एस्टैब्लिश्ड सड़क नेटवर्क और परिवहन प्रणाली बहुत मदद करती आई है। लेकिन पीर पंजाल में खराब सड़क नेटवर्क और खराब परिवहन व्यवस्था की वजह से भी भारतीय सेना को इस क्षेत्र में अपनी योजना को लागू करने में समस्या हो रही है। इसलिए यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने की जरूरत है। कई बार मीडिया हाउसेस के द्वारा इस बात का भी दावा किया जाता है कि भारतीय सेना के मुठभेड़ से जुड़ी विस्तृत जानकारी और सैनिकों के हर मूवमेंट की जानकारी पहले से ही आतंकवादियों के पास होती है, यानी कोई इंसाइडर आर्मी के हर मूवमेंट की खबर उन्हें देता है। दावा यह भी है कि स्थानीय पुलिस के कुछ लोग पीओके में बैठे आतंकी आकाओं को सेना के मूवमेंट की अंदरूनी जानकारी देते हैं। इसलिए सबसे पहले सुरक्षा बलों को इनसाइड सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे एक टिप की वजह से हमारे जवानों की कोशिश उनकी शहादत में न बदले। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों ने जल्दबाजी में होने वाली मुठभेड़ों को ज्यादा कैजुअल्टीज के लिए भी जिम्मेदार माना है, क्योंकि जब हमले के पहले चरण में सेना पर हमला किया जाता है तब जल्दबाजी में सैनिक जंगलों के अंदर चले जाते हैं, जिससे आतंकवादी हाथ से ना निकल पाए। इस जल्दबाजी के चलते जवान उनके जाल में फंस जाते हैं। इसी वजह से गुरिल्ला अटैक में ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेना के जवान भी आतंकवाद के नए दौर को स्वीकार करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी में ना आए। किसी भी हमले का विश्लेषण करें और उसके बाद ही अगला कदम उठाएं। वैसे प्लान तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सी बातें भी कही जा सकती हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो सेना के जवान हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवाद का मुकाबला करते हैं। वो कहीं ना कहीं इतने तैयार होते हैं कि उनके फैसले पर कोई शक नहीं कर सकता। हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नई रक्षा रणनीतियों के साथ कश्मीर में उभरते इस नए आतंकवाद को पीर पंजाल के जंगलों से खत्म कर दें, और ये जल्द ही होगा, इसकी हम सबको उम्मीद है, क्योंकि ये वही भारतीय सेना है जिसने कश्मीर घाटी को आतंकवाद की राजधानी से पर्यटन राजधानी में बदल दिया। इसलिए नई प्रभावी तकनीक और नई आतंकवाद विरोधी रणनीति के इंट्रोड्यूस होते ही ज्यादा समय तक पीर पंजाल के जंगल आतंकवादियों को पनाह नहीं दे पाएंगे। आतंकवाद का ये नया दौर भी जल्द ही बेअसर हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।